हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं। और मेरी भी यही पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों की किस तरह से हेल्प कर पाऊँ कि एग्ज़ाम के लिए टाइम कम है और आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल हो सके। तो मेरी कोशिश यही रहेगी, हमेशा से यही थी और आगे भी रहेगी। तो आज हम लोग कुछ पहले प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे और आप लोगों के जो सवाल थे। और एक मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं आपके लिए कुछ वीडियो लेके आऊँ, कुछ मोटिवेशन की बातें करूँ या फिर कुछ अपने तरीके बताऊँ, उसके साथ साथ ना जो मैंने ट्रिक बनाए थे अपने रचनाओं को याद करने के लिए, तो उसको मैं आप लोगों के साथ एक दो शेयर करती चलूँ ताकि कुछ तो आप लोगों का तैयार होगा। हो सकता है कुछ आपको हेल्प मिल सके, हो सकता है आपको याद हो भी चुका हो अपने तरीके से आपके। तो बस यही है कि एक दो मैं ऐसे शेयर करती चलूँगी। और आगे आप लोगों ने कहा था कि मैम कुछ कंटेंट लेके आइए या कुछ ऐसी चीज़ें थोड़ा सा बता दीजिए, तो वो भी मैं देखती हूँ आगे। तो फिलहाल तो अभी हम लोग सवाल देखेंगे कि कुछ ऐसे सवाल मुझे दिखे कि मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बना ही देती हूँ ताकि ये बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे। तो जैसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं इतना हार्ड वर्क आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों को ये लगता होगा कि इतना हार्ड वर्क कैसे कोई कर सकता है, क्यों किया इन्होंने। और एक सवाल भी था मेरे सामने कि रात के 2 बजे तक पढ़ना और सुबह 5 बजे ही उठना और दिन भर स्कूल में रहना और आके थोड़ा सा 1 घंटा रेस्ट करना, तो क्या नींद पूरी होती थी मेरी? मैं सारी चीज़ें मैनेज कैसे कर लेती थी? तो कुछ लोगों को तो ये लगता होगा कि मैं ऐसे ही बता रही हूँ आप लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं करती थी, वाकई में मैं करती थी, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं हार्ड वर्क इसलिए आप लोगों को बताती हूँ क्योंकि जो है ना, मैं भी ज़ीरो थी। मुझे भी मतलब एक तरह से कहा जाए ना कि पहली बार ही मैंने फॉर्म भरा था, मैं एकदम ज़ीरो थी, कुछ मेरा तैयार नहीं था। और यही जो आज आप लोगों की स्थिति है ना, यही स्थिति मेरी भी थी। 10 महीना लग गया था मेरे एग्ज़ाम में, लेकिन उस टाइम में यही होता था जब मैंने फॉर्म भरा था कि एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा, एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा। तो यही सोच के मैं ये सोचती थी कि मैं ज़ीरो हूँ, बाकी लोगों की तो तैयारी भी है। कुछ लोगों का मान लीजिए पहले से तैयारी रहती है, मान लीजिए 1-2 नंबर से जो लोग रुके रहते हैं एग्ज़ाम में, तो उन लोगों की तैयारी तो मुझसे बहुत बेहतर होगी। पहले वो लोग आएंगे तो मेरा तो नंबर कहीं जाएगा, आएगा ही नहीं पहले उसमें मेरिट लिस्ट में। तो ये सोच सोच के मुझे इतनी चिंता लगी होती थी। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा जीवन जो है ना दांव पे लगा हुआ था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा कि मैं अपने जीवन को सुधार सकूं। मेरे पास यही एक तरीका था कि मैं अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, जो समाज में लोग मुझे उपेक्षित करते थे, ताना सुनाते थे, और मेरे घर वालों को आके ही लोग कहते थे कि अरे वो किताब लेके ऐसे ही बैठी रहती है, काम ना करना पड़े उसको, पढ़ना बस पढ़ाई के लिए ऐसे अगर पढ़ती तो इसका निकलने गया होता। ये बहुत दुनिया भर की बातें, मतलब आप तो जानते ही हैं कि आप लोग भी सुनते ही होंगे। तो मेरे पास और कोई तरीका नहीं था अपने आप को प्रूफ करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक टाइम आता है ना जब आप इतनी समस्याओं से जूझ जाते हैं ना, तो फिर आप ये सोचते हैं कि कब तक, आखिर कब तक ऐसे ही चलेगा, आखिर ये कब तक चलेगा। और यही सोच सोच के जान लीजिए कि मुझे नींद आती ही नहीं थी। ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती ऐसा कुछ करती थी, जैसे मैं तो आपको मान लीजिए उपाय बता रही हूँ ना जो मैंने किया, लेकिन मुझे बताने वाला कोई नहीं था। ये सारी चीज़ें मेरे खुद के एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, खुद मैंने प्रयोग किए हैं अपने ऊपर, और खुद मैंने ये सारी चीज़ें ट्राई किया है मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे ये चीज़ें कुछ करने का मन ही नहीं करता था। मुझे मन ही नहीं करता था कि मैं कहीं घूमूँ, मुझे मन ही नहीं करता था कि मैं किसी से बात करूँ और मैं अपने टाइम को वेस्ट करूँ और मैं सो जाऊँ, मुझे मन ही नहीं करता था। अगर सोते भी थे ना तो फिर दिमाग में ये चलता था कि अरे जो बच्चा इलाहाबाद में बैठ के तैयारी कर रहा होगा वो तो पढ़ रहा होगा इस टाइम में, वो तो हम तो ऑनलाइन क्लास लेके बैठे हैं, वो तो ऑफलाइन लेके मतलब सर के सामने बैठ के पढ़ रहा होगा, उसको तो और चीज़ें पता चल रही होंगी। और हम यहाँ सो रहे हैं, एक तो हमको कुछ आता नहीं है, ज़ीरो है, ऊपर से वो बच्चा पढ़ रहा होगा, वहाँ पे कोई और पढ़ रहा होगा, सीटें इतनी कम है, तो क्या हम, यही चिंता जो आपकी चिंता है ना, यही चिंता मेरी भी थी। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब मुझे कोई कहे ये सब कि तुम ये ना करो वो ना करो, कोई मुझे नहीं कहता था। मुझे मन ही नहीं करता था कि मैं टीवी देखूं, घूमूं, किसी से बात करूं, कुछ नहीं मन करता था। मैं अपने जीवन से एकदम निराश हो चुकी थी और मेरे पास यही एक अंतिम मौका था। कहते हैं ना, करो या मरो, ये वाली स्थिति थी मेरी। या तो मुझे यही लास्ट मौका था, करके दिखाना था, और या तो फिर मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती, मुझे यही लगता। तो इसलिए ये मैं करती थी। मुझे कोई फोर्स नहीं करता था कि नहीं तुम पढ़ो या ये है। हाँ, ये है कि सब लोग कहते हैं कि आपका परिवार नहीं रहता है क्या साथ में, आपके बच्चे, किसी का, सबका परिवार सबके साथ रहता है। और सारे चीज़ों को, हाँ, मेरे परिवार का सपोर्ट था मेरे साथ, मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट था मेरे साथ, और बाकी लोगों का भी, सब भैया भाभी सबका सपोर्ट था मेरे साथ। ये था कि हाँ, कोई ये नहीं था कि मैं पढ़ रही हूँ तो कोई मुझे कहेगा कि नहीं तुम मत पढ़ो, ये करो वो करो, ऐसा नहीं था। हाँ, लेकिन अगर मुझे काम भी करना रहता था
तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं टाइम निर्धारित करती थी कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे करना है, हर एक चीज़ को अपने मैनेज करना है। देखिए, ज़िंदगी बनाना अपना काम है, इसके लिए किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बनानी है तो आपको जितना संभव हो सकता है वो काम करिए। किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही ना पड़े कि ये करो वो करो। आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी अगर ज़िंदगी दांव पे लगी हुई है एकदम, तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ सूझेगा? आपको नींद आएगी? मुझे तो नींद ही नहीं आती थी, मैं क्या बताऊं। मैं कैसे 2-3 घंटा सो लेती थी। उसमें भी जान लीजिए, जब मैं सोती थी 2 बजे रात को, तो आपको पहले ही बताया था ना कि जब ज़्यादा आप दिमाग में रिवीजन कोई चीज़ करेंगे ना, तो फिर जब उसको बंद कर देंगे कॉपी किताब, तो फिर वही चीज़ चलने लगती है। जैसे आप नहीं भी पढ़ेंगे ना, तब भी जैसे लगता था कि मैं पढ़ रही हूँ, अंदर अंदर मेरा दिमाग उसको रिवीजन कर रहा है। इस तरह से मतलब एक मैं क्या बताऊँ, जैसे कहा जाता है ना कि भूत सवार हो जाता है, उस तरह से हुआ था मुझे। तो उसी की देन है कि मैंने इतने कड़ी परिश्रम मैंने किया और पहले ही अटेम्प्ट में मेरा निकला है। और इस चीज़ को मैं बहुत अच्छा समझती हूँ कि आप थोड़ी सी चीज़ों के लिए लापरवाही ना बरतें, बल्कि हार्ड वर्क कर लें, खूब मेहनत कर लें, कहीं से कोई चीज़ बाकी ना रहे, जितना सिलेबस है। हाँ, मैंने ये भी कहा था कि मैंने पुराने पैटर्न पे, मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि कुछ पेपर में ऐसा चेंज हो जाएगा, किसी को नहीं आइडिया था। लेकिन जब आप मेरा बेस इतना मजबूत था, मैंने इतना हार्ड वर्क किया था, तो जो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो प्रश्न मैंने कहीं देखे ही नहीं थे एग्ज़ाम में, तो उस पे भी क्या हुआ, अनुमान आदमी लगाता है, सोचता है कैसे क्या करें, तो वो अनुमान भी आपका सही होता है, क्योंकि आपका एक बेस मजबूत हो जाता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए। और नए, आप लोग कहते हैं नए कवि भी हैं, उनको कैसे देखा जाए, तो इसीलिए मैंने कहा था कि किसी की गाइड लेना बहुत ज़रूरी है आपको। कहीं भी आप कोई टीचर आपके रहे ऐसे जो आजकल के पैटर्न पे पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल आप निसंकोच उसमें ये मत सोचिए कि 1 महीना रह गया आप करके क्या करेंगे, अरे 2 महीना रह गया क्या करेंगे। आप पहली बात तो आप ये मत सोचिए कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। आप बस अपने तैयारी पर फोकस करिए। आप ये 100% मान के चलिए कि जितना मैं बता रही हूँ तब वो करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए, अगर उतना आप लोग कर लें और एकदम ईमानदारी से करें, ज़बरदस्ती वाली चीज़ नहीं, आपके अंदर खुद ये आएगा। कोई कहता थोड़ी ना ये सब चीज़ें, अंदर से एक आग लगी होती है तो कोई उसको बुझा नहीं सकता है, और ना कोई उसको राय आपको देगा कि ये करो वो करो। आप अपने तरीके से सोचिए। तो अगर इतना आप लोग कर लेना तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। जितना सिलेबस है उसको बस पढ़ते जाइए, अच्छे से एकदम तैयार करिए, कोई कहीं से पूछे आप उसका जवाब दे सकें। और नए नए रचनाओं की बात है, नए नए कवियों की बात है, तो उस पर मैंने पहले ही कहा था कि आधुनिक काल पर ज़्यादा फोकस करिए, उनसे चीज़ें आती हैं। और आप लोग बहुत सारी चीज़ों के पीछे परेशान है, काव्य शास्त्र के पीछे परेशान है, संस्कृत के पीछे परेशान है, मत परेशान उतना होइए। आप के पास अगर आप कोचिंग कहीं कर रहे हैं तो जो नोट्स है, मैंने तो उसी से जो लिखवाया गया था, कुछ कुछ चीज़ें मैंने उसको रिवाइज़ किया था, उसमें भी जो बहुत कठिन लगता था तो मैं उसके पीछे ये थोड़ी नहीं था कि ये सारी चीज़ों को मैं छोड़ देती। मैं ज़्यादा फोकस आधुनिक काल पे की थी, और अपने इस साहित्य मतलब जितना है आदिकाल, मतलब ये जितना है भक्ति काल, रीतिकाल, जितना भी है, और मैं उस चीज़ को लेके चलती थी। अब ये थोड़ी ना कि जो चीज़ें एकदम कठिन है उसी के पीछे अपना सारा समय बर्बाद कर दें। और ये भी देखें कि वो कितना आता है, वो कितना क्वेश्चन आ रहा है उसमें से एग्जाम में, ये भी आप देखिए कि किस पोर्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मुझे कहने की ज़रूरत, मुझे मैं सारी चीज़ें अपने आप मेरी होती थी। मुझे कोई नहीं सिखाता था कि तुम जागो या पढ़ो या ना पढ़ो, ये सारी चीज़ें मुझे कुछ करने का मन ही नहीं करता था। और मेरी नींद भी मुझे पता ही नहीं चलता था। हम उतना ही सोते थे ना तो मुझे पछतावा होता था कि देखो मेरा ये वो हो गया है। ऐसी मेरी स्थिति ही दूसरी कुछ हो गई थी। तो अगर आप लोगों के मन में भी वो चीज़ हो जाएगी ना, तो आप लोग खुद देखेंगे कि आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा पढ़ाई के अलावा। तो ये आपके आंसर, मतलब इसको मिल गया होगा आपको पहले इसके क्वेश्चन का आंसर। फिर एक है कि जैसे कुछ लोग पूछता है कि मैं नई हूँ, मैं तैयारी कैसे करूँ, क्या एक बार में क्लियर हो जाएगा? तो वही चीज़ तो मैं बता रही हूँ कि मैं भी तो नई थी, और मुझे एक पहली बार मैंने फॉर्म भरा, एकदम ज़ीरो थी, और इसीलिए मैं हार्ड वर्क इतना की ना। और सबसे बड़ी बात है, मेरा हार्ड वर्क करने का, इतना मेहनत करने का एक और मेरा रीज़न था कि मुझे चीज़ें भूलती बहुत जाते हैं। मुझे मतलब 2-3 साल अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने ना आए तो मैं उसका चेहरा ही भूल जाती हूँ, मतलब याद दिलाना पड़ता कि अच्छा ये है, मतलब ऐसी हूँ मैं। सोचिए इतना मुझे भूलता है। शायद मुझे भगवान ने ऐसे ही बनाया है। अगर ऐसे में नहीं रहती तो शायद अपना पिछला जीवन मैं भूल के इस तरह से आगे पॉजिटिवली बढ़ नहीं पाती। तो शायद मुझे भगवान ने ऐसे ही बनाया है। तो मैं इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी में जानती हूँ कि मैं भूलती बहुत जाती हूँ, तो इसलिए मैं इतना हार्ड वर्क करती थी। अगर आपको चीज़ें जल्दी याद होती हैं तो आप ठीक है ना, आप अपने तरीके से करिए, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि मुझे आज याद हो गया है तो अब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एग्ज़ाम में कर लूँगा। बिल्कुल नहीं, वो आपको कन्फ्यूज़न होगा, आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। और नए हैं, चाहे जीरो है भी ये तैयारी आपकी, तो अभी शुरू करिए, आप ज़रूर आपको सफलता मिलेगी।
फिर वही बात है कि नई शादी हुई है, किसी के पति सपोर्ट नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा अपने परिवार को आप बात करके मैनेज करिए इस चीज़ को, अपने बात करके समझाइए कि भाई अपने तरीके से आप उसमें मेरा तो कोई मतलब योगदान हो नहीं सकता है, इसको आपको अपने परिवार में बात करना पड़ेगा। जैसे भी हो आप टाइम निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। और मैं इसीलिए ना कि दिन भर मेरा भी इसी तरह से निकल जाता था, लेकिन रात को मैं अपना करती थी, यूटिलाइज़ करती थी। हाँ, थकान होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन मुझे सही इतनी चिंता रहती थी ना कि नींद नहीं आती थी। और यही लगता था कि कल ही एग्ज़ाम है, ये रोज़ का, जैसे मैं ज़बरदस्ती नहीं सोचती थी, ऐसा मुझे फ़ील होता था, अपने अंदर से होता था कि कल ही मेरा एग्ज़ाम है, कल ही मेरा एग्ज़ाम है, मुझे कुछ तैयार नहीं, मैं क्या करूँगी, मेरा नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी फिर से बर्बाद हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अपने से होनी चाहिए। तो जब आप करेंगे ना, तो आपको रात रहे या दिन रहे, आप अपना जो आपको सोच लिए हैं वो करेंगे तो करेंगे। उसके बाद है कि किसी को वही चीज़ें कह रहे हैं कि हम समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, अचानक से टेंशन हो जा रहा है। तो मैंने तो आपको बहुत पहले ही ये वीडियो बना के दिया था कि ये सब चीज़ें होंगी। आपको कभी कभी अचानक से बिना किसी वजह के आपका मन दुखी हो जाएगा, बिना वजह के आपका मन खुश हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहिए। अभी आने वाले दिनों में बहुत सारी समस्याएं भी अचानक से आपके सामने आ जाएंगी, पढ़ने में मतलब बाधा उत्पन्न करने वाली। ये सब भगवान की परीक्षा होती है। मैंने पहले ही बताया था कि उस परीक्षा होने से पहले जब आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं तो प्रकृति आपकी परीक्षा लेती है। अब पहले से माइंड मेकअप कर लीजिए कि ये सारी चीज़ें होंगी, और अपनी परेशानी, उस पर परेशानी पे फोकस मत करिए। अगर होता है तो ठीक है, आप उन सब चीज़ों को इग्नोर करिए, ये देखिए कि आज मैंने क्या किया। और जिस दिन आपका मन ही ना लगे पढ़ने में, तो भाई सही बात है, ज़बरदस्ती कोई नहीं पढ़ सकता है, तो उसको क्या करेंगे, ठीक है, उस दिन आप कम ही मतलब एफर्ट ला सकते, उस दिन कम ही आपको याद होगा। तो दूसरे दिन फिर एक दिन ऐसा होगा ना, एक दिन अचानक से आपको बहुत तेज पढ़ने का मन करेगा। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब भी पढ़ने का मन करेगा, टाइम मत देखिए, तुरंत उठ के आप अपना रिवीजन करने लगिए। तो जिस दिन आपका नहीं मन किया था, उस दिन का भी आप उस दिन ज़्यादा रिवाइज कर लीजिए। तो इस तरह से मैनेज करिए चीज़ों को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद तैयार करनी है चीज़ें, वो किस तरह से करेंगे खुद आप अपने दिमाग से सोचिए। फिर शुक्ल जी की बुक के बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप कैसे, मतलब उसमें सही बात है, शुक्ल जी की बुक मुझे भी समझ में नहीं आती थी, मैंने बस 2 बार पढ़ा था उसको। तो जो सरस्वती पांडे की किताब है ना, उसमें देखिए बहुत सारे कथन जो हैं उनके आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट कथन जो हैं। और शुक्ल जी की कोई भी किताब पढ़िए, शुक्ल जी की बुक नहीं, जैसे मैं क्या करती थी, शुक्ल जी की बुक मैंने भी 2 बार पढ़ा था, तो मुझे भी समझ में नहीं आता था, तो मैं एक लाइन को पढ़ती थी और फिर दूसरे उसको समझ के दूसरी लाइन पढ़ती थी। तो टाइम लगता था इससे, ये तो है टाइम लगता था, लेकिन यही इसका तरीका है कोई भी किताब पढ़ने का, कि एक बार पढ़िए और फिर उसको दोबारा पढ़िए उसी लाइन को समझ के। तो इस तरह से 2-2 बार किसी लाइन को ना, और हम तो जोर-जोर से बोल के पढ़ते थे, मुझे समझ में नहीं आता था, धीरे-धीरे मन में पढ़ते थे तो मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैं जोर-जोर से पढ़ती थी। तो आप लोग अपने तरीके से देख सकते हैं, जैसे भी हो, है ना। आप अपने बुक को, मतलब यही है कि 2-3 बार दोहरा के पढ़ेंगे तो समझ में आती हैं वो चीज़ें, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं। और देख लीजिए उसमें से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसमें से देखिए कि क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उस पर आप फोकस करिए, उस चीज़ों को आप लिख लीजिए कहीं पे, या तो हाईलाइट कर लीजिए उसको, यही तरीका है। फिर सरस्वती पांडे की जो किताब है उसके पीछे काव्य शास्त्र दिया हुआ है। तो कुछ लोगों ने पूछा कि क्या वो इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी मिलेंगी आपको एग्जाम में। और कई बार पढ़िए उसको, काव्य शास्त्र को सरस्वती पांडे की किताब से पीछे से उसको आप दोहराते जाइए। आपके अगर नोट्स हो रहे हैं कोचिंग के तो उसको दोहराइए। और जो घटना चक्र था, जो पुराना पेपर था घटना चक्र की टाइप का, उसमें जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जो व्याख्या रहती है, उसको भी मैं कई बार रिवाइज करती थी। तो इस तरह से कुछ चीज़ें समझ में आ गया था कि अच्छा ये है, उनका इतना है, उन्होंने ये कहा था, उनकी रचनाएं ये हैं। और इस तरह से ना चीज एक बेस आपका बन जाएगा, तो धीरे धीरे आपको काव्य शास्त्र भी आसान लगने लगेगा। उसके बाद है कि एक किसी ने पूछा था कि मेरी बच्ची का निधन हो गया है तो मैं बहुत दुखी रहती हूँ और इसीलिए मैं आज भी पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। तो देखिए, जो होना था वो हो चुका है, उसको अगर आप लेके बैठी रहेंगी अभी तक, तो आप आगे का अपना नहीं कर पाएंगी। ये तो बहुत दुखद बात है ही कि बच्चे का जो होता है वो कोई भी माँ नहीं बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसको अगर आप लेके बैठेंगी तो आपके आने वाली जो जनरेशन है और आपका भविष्य, ये ख़त्म हो जाएगा। और ये वैकेंसी जो ना, आपकी बात समझिए कि आप लोगों के लिए बहुत एक गोल्डन चांस है, पता नहीं कब आएगी इसके बाद वैकेंसी, क्या नए रूल लेके आएगी, कुछ कोई कहा नहीं जा सकता है। तो इसीलिए इस पे जो हो गया वो छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा होता है, जैसे विराट कोहली जो है उनका देखिए, मैंने सुना था कि शायद उनका कोई मैच था, शायद पहला मैच था, उनकी रात में उनके पिता की डेथ हो गई थी।
तो दूसरे दिन उनके कोच ने शायद कहा कि आप मतलब खेलना है कि नहीं खेलना है, ये फ़ोन करके शायद मना किए। जो भी था, उनके पिता का डेथ हो गया था। तो उनके कोच ने समझाया कि जो उसको जाना था वो तो चला गया, तुम अपने आगे भविष्य को ध्यान में रखो और अपना काम आगे करो। तो सोचिए, पिता की लाश पड़ी थी और अभी रात में डेथ हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जाके टेस्ट मैच खेला और बहुत ज़्यादा अच्छे रन बनाए वहाँ पे। तो सबके लाइफ में एक टफ ऐसा सिचुएशन आता है, तो उससे लड़ना सीखिए, अपने आप को मजबूत बनाइए आप लोग। बस ये सोचिए कि ये गोल्डन चांस अगर निकल गया तो आपके हाथ से बहुत बड़ी उपलब्धि निकलने वाली है। तो इस तरह से आप बच्चे के साथ तैयारी, कुछ लोग कहते हैं मुझे कि बच्चे के साथ तैयारी कैसे करें, तो सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। बच्चे को भी हम देखते थे, परिवार को भी देखते थे, खाना भी बना लेते थे, काम भी कर लेते थे। कैसे? वही ना कि चलते चलते भी मैं दिमाग में यही रहता था कि कुछ अगर काम कर रहा है, 2 मिनट का भी टाइम है, तो चलो एक कभी कोई रिवाइज़ करेंगे। आप बहुत ज़्यादा बर्डन लेके मत चलिए कि अरे बाप रे इतना ज़्यादा है, क्या करें, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। आप छोटे-छोटे जैसे एक-एक को भी लेके चलेंगे ना कि चलो अभी 10 मिनट का टाइम, आप करके देखिएगा कि 10 मिनट का टाइम है, अच्छा चलो एक कवि याद हो जाएंगे। बिल्कुल 10 मिनट में अभी एक कवि आपके याद हो जाएंगे। और 10 मिनट में आप एक छोटा सा जो कोई चीज़ है, 1 या 2 मतलब रचनाएं हैं जिनकी, कवियों लेखकों की, या कुछ कोई छोटा सा टॉपिक ही आपका 10 मिनट में बहुत आराम से अगर मन से करेंगे तो 10 मिनट मतलब सफिशिएंट आपको तैयार करने के लिए। तो इस तरह से मैं काम भी करती थी, बच्चे को भी उसका भी सब कुछ करना, स्कूल जाने से लेकर सब कुछ उसका करना ही पड़ता था। और उसी में अपना टाइम निकाल के, मेरा टारगेट था ना कि ये करना है तो करना है, तो मैं वो करती थी, रात में जग के करें या जैसे भी करें। और देखिए, मेरा सोचा हुआ वही कहता है ना कि आप अच्छी चीज़ें सोचिए, आप लोगों का इतना सपोर्ट मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि, बस ये था कि हाँ, मैं जब मेरा चयन हो जाएगा तो मैं लोगों को अपनी चीज़ें बताऊंगी, इतना था। तो देखिए, मैंने जो सोचा था वो मैंने किया। अब मैंने ये नहीं सोचा था कि इसका परिणाम क्या होगा, क्या लोग इसको पसंद करेंगे, क्या लोगों के लिए हेल्पफुल होगी कि नहीं होगी, मैंने ये नहीं सोचा था। मैंने जो सोचा था मैंने वो किया कि मेरा जब चयन हो जाएगा तो मैं लोगों की हेल्प करूंगी, अपनी जो चीज़ें हैं, कुछ सीक्रेट चीज़ें हैं, उसको लेके आऊँगी सामने। तो आखिर आपको सफलता मिल रही है कि नहीं मिल रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो इससे मुझे भी तो मोटिवेशन, यही सब आप लोग भी सीखिए कि आप लोग फल की चिंता मत करिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने मेहनत पे फोकस करिए। और जैसे कहते हैं कि अपने में ये कि आगे पता नहीं सीट कम है, वैकेंसी ये है वो है, तो इस पे भी मत ध्यान दीजिए कि कितनी सीट कम है, जनरल में इतनी सीट है, ये है वो है, कुछ नहीं। अपना चुपचाप से तैयारी कीजिए, जो आगे होगा वो देखा जाएगा, अपनी मेहनत पर फोकस करिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ प्रश्नों के जवाब मतलब मैंने देने की मैं कोशिश की हूँ, और आगे भी आपके जैसे भी हेल्प कर सकूँ आप लोग बताइएगा। एक किसी ने कहा था मुझसे कि दीदी सब लोग सफल हो जाते हैं लेकिन अपने कोई सीक्रेट चीज़ें बताता नहीं है। तो मेरा क्या सीक्रेट है भाई, आप लोगों का अगर भला हो जाएगा तो आप लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, इससे बड़ा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आगे भी पढ़ाई करनी है, तो ये सीक्रेट रख के क्या होगा, अगर आप लोग, बस ये है कि आप लोग लगन से पढ़िए। अब हर चीज़ में आप लोग देखेंगे कि ऐसे हो रहा है, जितना ही मैंने कहा था परेशानी, जितने पे आप फोकस करेंगे परेशानी पर, उतनी ही परेशानी पड़ेगी, तो सोचिए ही मत उसको, ठीक है। तो चलिए आइए जल्दी से 1-2 लेखों का वो देख लेते हैं, ट्रिक देख लेते हैं, शायद आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए देखिए, यहाँ पे ये फरीश्वरनाथ रेणु का है, ये इसमें फरीश्वरनाथ रेणु से शुरू है, ये नागार्जुन का है, ये उपन्यास है, ठीक है। तो फरीश्वरनाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये हमेशा पूछता है आंचलिक उपन्यास के बारे में। तो फरीश्वरनाथ रेणु जो है हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता कहे जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जो थे, रचना क्रम में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार है। रचना के क्रम में अगर पूछेगा तो प्रथम आंचलिक उपन्यास नागार्जुन है, लेकिन अगर कहा जन्मदाता के रूप में पूछेगा तो फरीश्वरनाथ रेणु है। तो लेकिन अभी हम लोग रचना क्रम के हिसाब से, इस सरस्वती पांडे की किताब में यही अच्छाई है कि सारी चीज़ें ना रचना क्रम के हिसाब से दी है, तो इससे ना कभी कभी क्रम लगाने के लिए आता है एग्जाम में। तो अभी मेरा एक क्वेश्चन सही हो गया था इसीलिए एग्जाम में, कि वो क्रम वाइज लगाने के लिए आया था, और इसी किताब से मैंने पढ़ा था, तो मैंने वो क्रम आसानी से लगा लिया। तो इसमें सन के हिसाब से देखिए वो चीज़ें दी रहती हैं, तो आपको इसमें भी आसानी मिलेगी। तो रचना क्रम के हिसाब से नागार्जुन का पहले है, तो वो पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, अब इसका हम लोग ट्रिक बनाएंगे। तो इसका ऐसे हो सकता है कि रतिनाथ की चाची बलचनमा से कहती है कि नई पौध लगाओ, बाबा बटेश्वर नाथ आए हैं, ठीक है। रतिनाथ की चाची बलचनमा से कहती है कि नई पौध लगाओ, बाबा बटेश्वर नाथ आए हैं, और
वही रतिनाथ की चाची और फिर किससे कहती है, वरुणा के बेटे से कहती है कि दुखमोचन और उग्रतार हीरक जयंती मनाने आए हैं। ठीक है, उस वही रतिनाथ की चाची वरुणा के बेटे से फिर कहती है कि दुखमोचन और उग्रतार, दो बच्चे मतलब समझिए, दो लड़कों को समझ लीजिए, ये हीरक जयंती मनाने आए हैं। फिर जमनिया का बाबा इमरतिया लेके आया है। इमरतिया जानते हैं ना, खाने वाली इमरती, और वो पारो और गरीबदास को देता है। ठीक है, तो ये उपन्यास है इस तरह से। अब इस तरह से जैसे हमारा ट्रिक बन गया, अब हम लोग इसके डिटेल को भी पढ़ेंगे। तो रतिनाथ की चाची अब 48 में, थोड़ा सा ये डेट को ना आप लोग दिमाग में बैठाएंगे। देखिए 48 से शुरू है, अब मान के चलिए 1947 में भारत देश स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिए, 47 में स्वतंत्र हुआ था, तो 48 उसके 1 साल के बाद रतिनाथ की चाची आई थी, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो रतिनाथ की चाची 1948। अब मिथिलांचल के सामाजिक जीवन के अंतर्विरोध एवं नारी शोषण की समस्या का चित्रण है। इसको कई बार इस ना जब भी ये पढ़ेंगे तो इसको मतलब कई बार रिवीजन से ही इसके दिमाग में ये चीज़ें बैठेंगी। बलचनमा, अब उसका 48, 49, 50, 51, 52। ठीक है, इस तरह से। अब 52, 53, 54 देखिए उसके बाद लगातार है। तो 52 में बलचनमा, 52 बलचनमा, ब से 52, ब से बलचनमा। ठीक है ना, ब से 52 और ब से बलचनमा, तो ब, ठीक है, याद हो जाएगा 52। तो नायक बलचनमा का अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष का चित्रण है। नई पद, अब उस लगातार 53 में असंगत विवाह एवं जर्डर सामाजिक मान्यताओं का विरोध है। बाबा बटेश्वर नाथ 54 में है, बरगद के वृक्ष को बचाने के लिए किसानों का संघ। अब बाबा बटेश्वर नाथ आप ध्यान दीजिए कि बटेश्वर जो होता है ना, ये बरगद उरगद के नीचे, मतलब इस तरह से, मतलब उसको ट्रिक से याद कर लीजिए कि बटेश्वर और बरगद है ना, इस तरह से। अब देखिए वरुणा के बेटे 57 में है। ठीक है, वरुणा के बेटे 57। अब ब देखिए 57, वरुणा के बेटे 57 और दुखमोचन 57, ये दोनों एक साथ है। तो इसको ऐसे याद करिएगा कि दूसरे पेज पर, जैसे पेज जब टर्न करेंगे ना, दूसरा पेज का भी पिक्चर आपके सामने आएगा। तो याद रखिएगा कि 54 तक वहाँ हुआ था, उसको 54, 55, 56 और 2 साल के बाद 55, 56, 57, तीसरे साल में दूसरे पेज पर हम लोग आ जाते हैं। तो 57 में मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा है। और दुखमोचन 57 में ग्रामीणों पर आधुनिक सभ्यता का चित्रण है। उग्रतार 63 में हो गया। अब गिन लीजिए कितना, 58, 59, 60, 61, 62, 63, इस तरह से 5-6 साल के बाद उग्रतार आ जाता है। तो उगनी और कामेश्वर के प्रेम कथा का चित्रण, उग्रतार उगनी, इस तरह से। हीरक जयंती, तो हीरक जयंती में जो है 1961 में है, समकालीन शासक वर्ग के नेताओं का चरित्रहीनता का चित्रण है। और जमनिया का बाबा 68 में है, इमरतिया भी 68 में है। जमनिया का बाबा इमरतिया लाएगा तो इमरती खराब हो जाती है ना, तो इसीलिए उसी साल वो इमरतिया खिला रहा है। ठीक है, तो समाज के बगुला भक्तों का पर्दाफाश किया गया है। पारो 75 में है। ठीक है, पारो 75 साल की हो गई, ऐसे याद कर लीजिए। बाल विवाह की कुरीति एवं युवती की दारुण कथा, गरीबदास 79 में है। तो और पारो 75 की हो गई और गरीब कब हो गई, 79 में हो गई। तो स्वतंत्र भारत के ग्रामीण जीवन के सामाजिक आर्थिक अंतर्विरोध का चित्र, ये जो डिटेल है ना, ये पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको ये कई बार रिवाइज करना पड़ेगा और थोड़ा सा दिमाग में चीज़ों को लेके ना, उसमें ये है, उसमें यह है, थोड़ा सा समझ के। अब देखिए नागार्जुन ने पारो की, ये इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन ने पारो की रचना मूलतः 1946 में की थी। अब 1946 कैसे, भारत हमारा स्वतंत्र हुआ 47 में, उसके 1 साल पहले। ठीक है, 1 साल पहले। तो 46 में मैथिली भाषा में किया था, लेकिन जिसका हिंदी रूपांतरण वो कब करते हैं, 75 में। अभी बताया ना, पारो 75 की हो गई थी। तो पहले 1946 जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उसके पहले इसकी रचना किए थे पारो की वो, लेकिन वो मैथिली भाषा में थी। लेकिन जब उसका हिंदी में उसका रूपांतरण किए तो वो 75 में किए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे नागार्जुन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं उपन्यास में। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक कवि, एक लेखक कितने जल्दी याद हो गए। अगर आप इस तरह से अगर ट्रिक बना के पहले से रखे हैं तो उसको रिवाइज करने में कितना मुश्किल से टाइम लगेगा, बस 5 मिनट या 10 मिनट लगेगा। तो इसीलिए करें ना कि बस आपको एक बार मेहनत करनी है। ये जो ट्रिक बना रहे हैं ना, या लिंक बना रहे हैं जो भी, उसी को करने के लिए आप दिन रात एक कर दीजिए। जब एक बार ये सारी चीज़ें, आपका नोट्स एक आपके हाथ में हो जाएगा, सारी चीज़ें आप सिलेबस कवर कर लेंगे और ये सारे चीज़ों को एक लिंक के माध्यम से कहानी बना के रख लेंगे, तो उसको बार बार रिविज़न करने में टाइम नहीं लगेगा। बस एक बार आपको टाइम लगेगा इन चीज़ों को एक जगह समेटने में। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी अपने कोर्स को कवर करिए। मान लीजिए आपने नया एडमिशन कहीं कोचिंग में लिया है या कहीं से पढ़ाई करना शुरू किए, तो जल्दी से जल्दी स्पीड बढ़ाइए, टॉपिक कवर करने की कोशिश करिए और फिर उसको मतलब बार बार रिवीजन करिए। रिवीजन करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा और जब एक बार याद हो जाएगा ना, तो आपको कठिन भी नहीं लगेगा। वो एक बार जैसे आप पढ़ेंगे ना, फर्राटेदार आप आगे उसके बोलते जाएंगे। तो इस तरह से चीज़ों को थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको चीज़ों को बांट के स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। और स्थिति आपकी क्या होनी चाहिए, करो या मरो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह से होके पढ़ाई करिए, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।